नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की। खबर आजमगढ़ से है, जहां कुछ दिन पूर्व निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में आज बड़ी सफलता हासिल की और मामले का खुलासा कर दिया है और अज्ञात शव का भी शिनाख्त कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लड़की के बहाने जंगल में बुलाकर मोहम्मद आजम की हत्या कर दी गई थी। साथ ही ये भी बताया कि गिरफ्तार फैसल का एक दोस्त मुंबई में रहता था और फैसल के दोस्त की बहन से मृतक आजम किसी लड़के से बात करवाता था। इस बात की खुन्नस लेकर फैसल ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर आजम की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के मोबाइल के मिले कॉल डिटेल के आधार पर फैजल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 3-4 दिन पहले थाना निजामाबाद क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जंगल में और हत्या का मुकदमा उसमें दर्ज हुआ था। इसका आज अनावरण हुआ है और ये 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। एक का नाम फैसल है, एक का नाम सैफ है और एक का नाम जुल्कर नैन है। ये इसमें जो मृत्यु का जो कारण है वो ये बात आया है कि ये जो फैसल है, इसका एक दोस्त है जो बम्बई में रहता है, उसकी बहन से जो मृतक था वो एक दूसरे लड़के से उसकी बात कराता था। इस बात की रंजिश थी और उसी के कारण ये मर्डर उसने इसे बम्बई से 2 दिन पहले यहाँ पर भेजा और इसने ये 2 लड़के अरेंज किए और उसका मर्डर कर दिया। इसमें उल्लेखनीय बात ये भी है कि 2 दिन बाद वो भी बाहर जाने वाला था अपना नौकरी करने। उसी बीच में ये इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा एक लड़की के बहाने उसे बुलवाया गया कि लड़की से मिलवाना है और जंगल में फिर उसका गला घोंटकर गमछे से उसकी हत्या कर दी गई। जिस गमछे से हत्या हुई है वो भी बरामद हो गया है और जो मृतक का मोबाइल था जो इनके पास था वो भी बरामद हो गया है। नाबालिग है क्या इसमें? और देखिए ये मूंछ वाले हैं, अभी इनका डिटर्मिनेशन इंस्पेक्टर साहब ने किया है और सब कम उम्र के लड़के हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता नाबालिग है। किस तरह से सर ट्रैक किया गया इन लोगों को? देखिए इसमें एक तो इसने जो फैसल है जो इसमें मेन अभियुक्त है, इसने ही उसे कॉल करके बुलाया था और लास्ट कॉल इसी की थी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्लू था वो तो यही था कि ये जो फैसल है इसने लास्ट में उसे बुलाया और उसके बाद उसका पता नहीं चला। इन्हीं से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया और इन 2 के नाम बताए गए जिनकी गिरफ्तारी की गई। क्या कारण रहा है? देखिए कारण मैंने बताया कि ये जो और एक खबर अम्बेडकर नगर से आ रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव के पुत्रवधू के अंतिम संस्कार में लोगों का जन सैलाब दिखाई दिया। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव के पुत्र और विधायक अथरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव के भाई विद्यासागर यादव अक्षांश अधिकारी की शिक्षिका धर्मपत्नी के द्वारा संस्कार रामबाग घाट में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री ने कहा कि अति दुखद समय में परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान इन्हें दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे। आजमगढ़ में लगातार आवारा पशुओं से किसानों का बुरा हाल हो गया है और लगातार की शिकायत के बावजूद भी शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। ताज़ा मामला आजमगढ़ जनपद के धनहुआ ब्लॉक जहानागंज राधिका देवी के खेत से जुड़ा हुआ है, जहां 4 बीघा धान पूरे व सुखा गए हैं, जिससे किसानों में भारी रोष है। गांव में अधिकारियों द्वारा कई बार शिकायत किया गया, परंतु मुख्यमंत्री के किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि मुख्यमंत्री के 1076 नंबर पर भी शिकायत की गई, लेकिन वहां से केवल फोन आता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। इस मामले को लेकर किसान बहुत चिंतित है और किसान इन छुट्टा जानवरों को लेकर अब चिंताएं व्यक्त कर रहा है कि आखिर इनके साथ इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस तरह के पशु किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं और नुकसान जो हो रहा है सो अलग। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा सपा भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से हताश निराश बसपा सपा भाजपा यदि वास्तव में ब्राह्मणों की हितैषी है तो आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर चुनाव मैदान में आए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि इनका प्रबुद्ध सम्मेलन मात्र ढोंग और
छलावा है। जाति और धर्म की राजनीति के सहारे सत्ता में आए गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों की सरकारों ने 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बदहाल स्थिति में ला दिया है। इनके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा भी इनके पास नहीं है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इन्हें ब्राह्मण याद आते हैं। गैर कांग्रेसी सभी अवसरवादी दलों ने हमेशा ब्राह्मणों को छला है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी जात धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती, सिर्फ काम करने में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों धर्मों की पार्टी है। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखकर बसपा सपा भाजपा पूरी तरह हताश और निराश हो चुकी हैं और प्रबुद्ध सम्मेलनों के नाम पर ब्राह्मणों को लुभाने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ने अब तक यूपी में सर्वाधिक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे। अगर यह पार्टियां ब्राह्मणों की वास्तव में हितैषी हैं तो किसी ब्राह्मण का नाम आगे मुख्यमंत्री के लिए आगे कर चुनाव मैदान में आए, अन्यथा इनका यह प्रबुद्ध सम्मेलन ढोंग समझा जाएगा। गैर कांग्रेसी सरकारों ने 32 वर्षों में यूपी को बदहाल स्थिति में ला दिया है। यह सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति के सहारे सत्ता में आती रही हैं और यूपी को लूटने खसोटने का काम किए हैं। ब्राह्मण पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में 1 वर्ष के अंदर लगभग 500 ब्राह्मणों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण सपा बसपा और भाजपा जैसी अवसरवादी पार्टियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी विधायक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ब्राह्मण उस दिन का इंतजार कर रहा है कि इन अवसरवादी राजनीतिक दलों को सबक सिखाया जाए। धन्यवाद। आजमगढ़ के जैनपुर क्षेत्र की सीमा पर जब मंगलवार की देर शाम संत गणिनाथ सामाजिक जागृत चेतना यात्रा पहुंची तो स्वागत के लिए मधेसिया समाज दौड़ पड़ा। जिस रास्ते से यात्रा गुजरी वही घरों की छतों से महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। मधेसिया विश्व समाज के कुल गुरु संत गणिनाथ के रथ पर स्थित संत के चित्र पर लोगों ने मल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शीश झुकाया। सैकड़ों की संख्या में विश्व समाज के लोगों ने जय गणिनाथ जय विश्व समाज के गणबेठी नारे लगाए। वही दीपक गुप्ता ने बताया कि संत गणिनाथ की यात्रा बिहार प्रांत के वैशाली जिले के पलवैया से निकली है, जो बिहार के 3 जिले तथा उत्तर प्रदेश के 15 जिलों से होते हुए मऊ स्थित सरयू दास अनाथ आश्रम पर जाकर समाप्त होगी। वही इस दौरान गोलू गुप्ता, सुनील गुप्ता, संतोष गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, हरेंद्र श्रवण, मीमांशु जायसवाल, सनी मधेसिया, सुनील सोनू आदि लोग मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा समाज सेवी दीपक गुप्ता ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। परिचय भैया। दीपक गुप्ता, जीएनपुर, पूर्व चेयरमैन जीएनपुर। क्या आज किस प्रकार का ये रथ यात्रा निकाली गई थी? ये वैश्य समाज के संबंधित बाबा गणिनाथ। कौन कौन लोग आए थे? इसमें महान लोग थे, अब नाम नहीं जानकारी हुआ है, मगर हाँ कई कुछ चेयरमैन भी थे, कुछ ब्लॉक प्रमुख भी थे, महाप्रधान भी थे। वैश्य समाज से जितने भी पदाधिकारी थे सब लोग मौजूद थे। इस रथ यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था? भारत में जागरूकता, वैश्य समाज में जागरूकता फैलाने की, वैश्य जागरूक। ये कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली गई है? ये बिहार से निकली है, पूरे पूर्वांचल में दौड़ रहे हैं। आजमगढ़ में गणेश पूजा पर भंडारे का आयोजन किया गया और सैकड़ों लोगों ने इस पूजा में भाग लिया। धूमधाम से गणेश पूजा जैनपुर में मनाया गया। बता दें कि जैनपुर में प्रतिवर्ष आयोजन होता है जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैनपुर बाजार स्थित लालबाग के राजा गणेश पूजा समिति के सौजन्य से नगर पंचायत जैनपुर के हसनपट्टी वार्ड में जायसवाल के मकान में गणेश पूजा प्रतिवर्ष की तरह इस पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु आकर पूजन अर्चन और वंदन करते हैं, जिससे आसपास पूरा भक्तिमय माहौल हो गया था। गणेश जी की पूजा के साथ सुकून से महिलाओं और बच्चों ने मन्नत और अपने सुख के लिए प्रार्थना की। आयोजक हिंदू हिमांशु जायसवाल ने बताया कि गणेश पूजा का महत्व मुंबई में सबसे ज़्यादा है। उसी को लेकर हम लोग लगातार 4 सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं। गणेश पूजा के उपरांत आज भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें
नगर के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर भक्तिभाव के साथ भंडारे का लुत्फ उठाया और प्रसाद ग्रहण किया। क्या कुछ कहा सुनील सोनी व्यापारी ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुनील सोनी। आज ये किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया? आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतर है। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर क्षेत्र के तमाम अधिकारीगण, नेतागण, सभी छोटे बड़े सभी लोग उपस्थित हुए, प्रसाद ग्रहण किए, बहुत अच्छा लगा और सभी लोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और क्या कहना, आज गणेश जी का वो है तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पावन? बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन। आज हम लोग कमेटी के तरफ से जो है प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। ये कितने सालों से कराया जा रहा है? ये करीब 10 सालों से लगातार चलता आ रहा है और हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत ही बेहतर एहसास होता है। अपने अंदर आत्मा से जो है आते हैं लोग, सभी लोग जो है उपस्थित होते हैं, सुखद एहसास होता है। जीएलपुर की जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो है आपस में सभी लोग, हिंदू भाई जो है, मुस्लिम भाई भी जो है, आपस में एकता बनाए रखें, त्यौहार जो है अच्छे ढंग से चले, हम यही संदेश देना चाहते हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां मऊ रोड स्थित जयरामपुर में मंगलवार को यूबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र लिंक ब्रांच कटघर सदर का उद्घाटन यूबीआई के डीजीएम मनोज कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि लिंक ब्रांच के खुलने से यहां के स्थानीय लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और आराम मिलेगा। लिंक ब्रांच के हो जाने से सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ की क्षेत्रीय जनता को मिलेगा। इस अवसर पर बीसी विजय कुमार ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर मिथिलेश कुमार अग्रणी, जिला प्रबंधक यूबीआई, आशुतोष सिंह, शाखा प्रबंधक कटघर ब्रांच, सुबोध गुप्ता, डीसी संजीवनी विकास फाउंडेशन, देवेंद्र श्रीवास्तव, काशी श्रीवास्तव, गोपाल जी, शशि शर्मा, जयप्रकाश दुबे, विशाल गुप्ता, रवि आदि लोग उपस्थित रहे। इस केंद्र में किसी भी बैंक शाखा के ग्राहकों को उनके आधार वेरिफिकेशन द्वारा लिंक खाते से भुगतान, जमा खाता खोलना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है, ताकि बैंक शाखाओं में भीड़ को कम किया जा सके। आजमगढ़ जनपद में मिशन शक्ति 33 चरण योजना के तहत जनपद पुलिस द्वारा मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है। बता दें कि थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मठ बैजनाथपुर में मिशन शक्ति कक्ष में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। तो ये थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के गाँव में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। महिला थाना पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अग्रसेन इंटर कॉलेज व अग्रसेन डिग्री कॉलेज आजमगढ़ में मिशन शक्ति योजना के तहत लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं थाना कप्तानगंज, थाना जीयनपुर, थाना महाराजगंज, थाना सरायमेर, थाना पवई, थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन जमालपुर में मिशन शक्ति योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज फूलपुर पुलिस ने 5 गोवंश व एक पिकअप वाहन के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उपनिरीक्षक कमला शंकर गिरी, महमरा, कांस्टेबल विनोद यादव की देखभाल में क्षेत्र व तलाश वांछित में खुलासो बाजार में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां देखा कि पिकअप वाहन से कुछ व्यक्ति कुछ गोवंशीय पशु को लाद कर हत्या करने के लिए अंबारे की तरफ से नहर के किनारे पक्की सड़क से फूल की तरफ आ रहे थे। और इसी बात पर विश्वास कर पुलिस ने इन 5 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में बाल विकास सेवा पोस्ट एवं पुष्टाहार विभाग आजमगढ़ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत पोषण पंचायत कार्यक्रम का आयोजन विकासखंड अतरौलिया सभागार में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत अन्नप्राशन एवं गोद भराई कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगीता तिवारी, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान रेसिपी प्रदर्शनी, मिशन शक्ति, पोषण स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका अवलोकन कर बच्चों के पोषण की जानकारी प्राप्त की गई। राज्य महिला आयोग के सदस्य संगीता तिवारी द्वारा उपस्थित 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा 5 बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। इस दौरान जनसुनवाई कर 2 पीड़ित महिलाओं को तत्काल न्याय दिलाने का आदेश दिया गया। प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया को निर्देश दिया गया कि कोई भी पीड़ित महिला या लड़की आती है तो उसकी पूरी बात को सुने तथा उसका तत्काल निस्तारण करे, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाएं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा खंड विकास कार्यालय परिसर अतरौलिया में वृक्षारोपण भी किया गया। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि संगीता तिवारी, राज्य महिला आयोग सदस्य ने क्या कुछ कहा। अतरौलिया ब्लॉक में पोषण पंचायत के लिए आता हूँ और अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम, इसके बारे में ये हमारे सरकार की योजनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को जागरूक करें और जो भी योजनाएं हैं महिलाओं तक पहुँचे
और पोषण उनको इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चे स्वस्थ पैदा हों और महिलाएं भी स्वस्थ हों। बच्चे हमारे आगे यही लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग आगे हमारे भविष्य हैं। इसलिए हम लोग अभी आज से ही जागरूक कर रहे हैं और जो योजनाएं हैं महिलाओं को दिया जा रहा है। मैम, जैसे कि ये पोषण पंचायत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलना था, आज दूसरा सप्ताह है, उसके बारे में क्या बताइए? क्या आपने पूछा? जो पोषण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलना था, आज दूसरा सप्ताह है, 8 से 15 सितंबर तक हो गया, उसके बारे में? उसके बारे में सारी योजनाएं जो दूसरा हमारा है उसमें भी यही चीज़ योजनाएं हैं, जो योगा भी है, इसमें योगा भी है और महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपने अभी यहाँ पे जन सुनवाई भी की महिलाओं के लिए, कुछ महिलाएं आई, उसके बारे में बताइए, वो किसको आदेश करेंगी, क्या करेंगे, उसके कैसी मदद मिल सकती है उसके बारे में? उनको जो भी समस्याएं हैं मेरे पास आए, महिला आयोग में मैं इसको एप्लीकेशन दर्ज करती हूँ। संबंधित जो भी अधिकारी हैं मैं उनको डायरेक्ट बात करती हूँ कि इन महिलाओं को तुरंत कार्रवाई हो जाए इन पे और इनको तुरंत न्याय मिले, ताकि ये बार बार थाने पे दौड़ के ना जा सके। जैसे कि मैम बड़ी दूर से आई थी महिलाएं, आपके पास आ रही हैं, उनको क्या न्याय के लिए आप क्या? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभी जो मेरे पास आई हैं उनका मैं देख रही हूँ एप्लीकेशन, जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। आजमगढ़ में साइबर क्राइम की ऑनलाइन मीटिंग की गई और इसमें डीआईजी व एसपी के साथ समस्त सीओ तथा एसएचओ जनपद के शामिल रहे। पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में साइबर क्राइम की ऑनलाइन मीटिंग की गई, जिसमें डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के साथ समस्त अपर पुलिस अधीक्षक और समस्त सीओ एसएचओ भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े रहे। साइबर क्राइम मीटिंग में एटीएम फ्रॉड, फेसबुक फ्रॉड, फेक कॉल, इन्फॉर्मेशन चोरी व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व फ्रॉड से बचने के उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। यह आपको बता दें कि आपके खाते से हैकर द्वारा फ्रॉड किया जाता है तो तत्काल 155260 पर कॉल करके अपनी सूचना दर्ज करावें। साथ ही संबंधित बैंक में जाकर अपने खाते से कटे हुए पैसे को होल्ड करवा दें। कई अन्य बातों की विस्तृत चर्चा की गई और साथ ही डिजिटल आइडेंटिटी ईमेल का व सिम कार्ड होता है, जिसको सुरक्षा हेतु स्टेप बताए गए। आजमगढ़ जनपद की जैनपुर से खबर है, जहां जैनपुर में स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल खुलने के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। वह स्कूल के बच्चे स्कूल खोलने पर खुशी स्कूल जा रहे हैं। वह स्कूल में गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को 2 पालियों में बुलाया जा रहा है। पहली पाली में तो छात्र छात्राएं चहकते हुए विद्यालय पहुंच रही हैं, लेकिन दूसरी पाली में बच्चों की संख्या थोड़ी कम रही है। वही विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के गेट पर छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा रहा है। मेरा नाम जिया सिंह है। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल खुला है और दोस्तों से मिलकर कैसा लग रहा है? हमको दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के समय घर पे बहुत ही बोरिंग भी होता था और स्कूल आने के बाद पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और दोस्तों से मिलने के बाद अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, और आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। सारे प्रिकॉशंस अच्छे से किए जा रहे हैं। अच्छा, सारे बच्चे लोग और टीचर लोग सभी लोग मास्क पहन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और कैसे पालन किया जा रहा है बताइए। सारे बच्चे सैनिटाइज़र लेके आ रहे हैं, सभी लोग अच्छे से मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। इतने दिनों बाद स्कूल खुला है और सरकार की गाइडलाइन का आपके स्कूल में पालन हो रहा है? नहीं, हम लोग तो सारा स्टाफ हमारा और हमारे सारे जितने भी को वर्कर्स हैं, हम लोग सब मिल करके पूरी तरीके से जितने भी शासन की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करा रहे हैं। बच्चे जब आते हैं सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उनका ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है, उसके बाद उनको सैनिटाइज करके ही क्लास के अंदर एंट्री की जाती है। अच्छा, और किस तरीके से सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? प्रॉपर जो बच्चों की फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखा जाता है। बच्चों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। टीचर्स हमारे लंच टाइम में भी क्लास में ही रहते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिले जुले ना, और बच्चे अपना जो लंच ला रहे हैं या फिर जो भी खाने पीने का सामान ले रहे हैं उसको सेपरेटली यूज़ करें। क्या सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठे हैं, मास्क लगाए सभी? जी, प्रॉपर हमारे यहाँ जितना भी सब उसी पैरामीटर पे है, उसी हिसाब से हमने सेक्शन को भी डिवाइड कर दिया है और मैक्सिमम एक सीट पर 2 बच्चों से ज़्यादा हम अलाउ नहीं।
केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा गांवों के चहुमुखी विकास के लिए बड़े पैमाने पर धन मुहैया कराया जाता रहा है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए गांव के जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सरकारी धन का बंदरबांट करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बलरामपुर जनपद के विकासखंड पचपेड़वा अंतर्गत ग्राम पंचायत गनवरिया बगुलाहा का सामने आया है, जहां पर पूर्व निर्मित इंटरलॉकिंग के ऊपर मानक विहीन सीसी रोड का निर्माण कराकर ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों का धन डकारने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान द्वारा इसी सड़क पर लाखों की लागत से 2018-19 में इंटरलॉकिंग का सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसका कार्यस्थल पर बोर्ड भी लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नियमानुसार इस इंटरलॉकिंग रोड का गारंटी पीरियड 3 से 5 वर्ष का होता है। इस बीच में सड़क खराब होने की दशा में कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वह पुनः उसी बजट में सड़क का मरम्मत कराए, परंतु नवनिर्वाचित प्रधान के द्वारा पुनः इसी जगह पर कम लागत ज्यादा का फायदा वाली सोच के तहत इंटरलॉकिंग के ऊपर 2M दर्जे की ईंट गिट्टी के ऊपर मिट्टी डालकर 6 इंच की जगह पर मात्र 2 से 3 इंच तक पत्थर गिट्टी और मामूली सीमेंट और बालू के साथ ढलाई कर मानक विहीन सीसी रोड का निर्माण कराकर अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए सरकारी धन डकारने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विभागीय जेई के द्वारा करीब 9 लाख रुपए का एमबी कर सत्ताधारी चुटभैये नेताओं के द्वारा अधिकारियों पर दबाव डलवाकर भुगतान लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध करते हुए जांच करने की मांग कर रहे हैं। ये जो आरसीसी का रास्ता बना है रोड, यहाँ पे बराबर कार्य नहीं हुआ है। ईटा बिछवाया गया है, कच्चा ईटा, उस पर पुताई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मिट्टी डाल के ऊपर से आरसीसी 2 से 2.5 इंची कर दिया गया है। अच्छा, इसमें भी धन का गोलमाल किया गया? हाँ, इसमें भी किया गया। आपको बता दें कि ये ग्राउंड जीरो पर जिस आरसीसी रोड पर हम खड़े हैं, इस रोड का बजट करीब 9 लाख रुपए के आसपास इसका एमबी जेई ने किया है। हालांकि अभी इस रोड का पेमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार इस सीसी रोड में भी बड़े पैमाने पर सरकारी धन का गोलमाल किया गया है। इसमें गिट्टी के बाद जो बालू और सीमेंट डाल करके जो मानक है उसके हिसाब से इसे बनाना चाहिए, वो ना करके मिट्टी डाल करके इसको बनाया गया है। इस हिसाब से बड़े पैमाने पर यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसका ग्रामीणों के द्वारा ये मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जांच हो सही तरीके से, ताकि दूध का दूध और पानी अलग हो जाए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ बिंदेश्वरी पांडे, TV 20 न्यूज़ के लिए बलरामपुर। कुशीनगर से खबर आ रही है, जहां एक पुलिसकर्मी को तालिबानी सजा दे दी गई है। कई बार ड्यूटी लगाने के कारण पूछने पर पिटाई हुई है। आरआई ने अन्य सिपाहियों के साथ मिलकर इस सिपाही की पिटाई की है, ऐसा आरआई पर आरोप है। बताया जा रहा है कि लाठी और लात घोंसों से जबरदस्त पिटाई की है और पिटाई के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कपड़ों पर सिपाही के शराब गिरा दिया गया और उसका जबरदस्ती मेडिकल कराया गया। बड़ी खबर है, रात भर क्वार्टर गार्ड परिसर में इसको बंद किया गया। खबर बड़ी है कुशीनगर से, और आरआई ओम प्रकाश यादव की गुंडई सामने आई है। बड़ी खबर है, सिपाही के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। बड़ी खबर है, पीड़ित सिपाही ने एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी खबर कुशीनगर से आपको दिखा रहे हैं। एसपी ने मामले में अब जांच बैठा दी है। तो ये खबर आपको कुशीनगर जनपद से दिखा रहे हैं, जहां बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। TV 20 न्यूज़ पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथों पे देख सकते हैं किस तरीके से चोट लगी है, खून भी आ रहा है और पुलिसकर्मी को तालिबानी सजा दे दी गई है। बड़ी खबर आपको कुशीनगर से आपको दिखा रहे हैं TV 20 न्यूज़ पर। कई बार ड्यूटी लगाने के कारण ये तालिबानी सजा दी गई है, क्योंकि कई बार ड्यूटी लगाने के कारण पूछा गया और जैसे ही पूछा वैसे ही इस पीड़ित पुलिस को लोगों ने मारा पीटा और ये आरोप एक दारोगा पर लगाया जा रहा है। चोट लगी है, हाथ में लगा है पूरा, यहाँ पे है। मोबाइल था, मोबाइल टूट गया, मोबाइल
वाराणसी से खबर है, जहां मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे के निर्देशन व अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक ज्ञानेश त्रिपाठी के नेतृत्व में वाराणसी मंडल पर 14 सितंबर से 21 सितंबर तक राजभाषा सप्ताह 2021 मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज 15 सितंबर को 11:30 बजे से भारतेंदु सभाकक्ष में राष्ट्रीय जनगणना का राष्ट्रीय विकास की महत्व एवं रेलवे राष्ट्रीय विमुद्रीकरण योजना से भारतीय रेल को लाभ विषयक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के कुल 28 कर्मचारियों ने भाग लिया। और कल 16 सितंबर 2021 को मंडल कार्यालय के भारतेंदु सभाकक्ष में 4 बजे से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपादेयता महत्व एवं कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना एवं राष्ट्र कितना तैयार विषय की हिंदी वाक्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 21 सितंबर 2021 को पुरस्कार वितरण समापन कार्यक्रम में मंडल चिकित्सक का कोरोना पर व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। सभी प्रतियोगिताओं के सफल कर्मचारियों को पुरस्कार एवं औसत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को भी सांत्वना पुरस्कार मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा।